दोस्तों, भाषा विज्ञान में पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी ये दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। पूर्वी हिंदी से अवधि पर प्रश्न पूछ लिया जाता है। एक तो आप देखेंगे कि पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी का अंतर होता है, और पूर्वी हिंदी में अवधि पर भी बड़ा प्रश्न आता है, तुलनात्मक प्रश्न भी आता है। किंतु पश्चिमी हिंदी से यदि आप देखें तो दो मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। एक ब्रजभाषा और दूसरा टॉपिक खड़ी बोली के रूप में। तो ब्रजभाषा और खड़ी बोली इन दोनों और पूर्वी हिंदी से अवधि, यानी अगर ये तीनों टॉपिक तैयार कर लिए जाएं तो यकीन मानिए एक इसमें हर हाल में आना है। और फिर तुलनात्मक प्रश्न को ले लिया जाए तो कम से कम इस खंड से 2 प्रश्न आते हैं, कम से कम 2 प्रश्न। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे पश्चिमी हिंदी और इसकी ब्रजभाषा को। देखिए, मैंने आपसे वादा किया था कि प्रश्नों का उत्तर लिखते समय आपको ध्यान देना है कि भूमिका की शुरुआत कैसे करें, कैसे उत्तर के मुख्य हिस्से पर चर्चा करें, क्या लिखें। याद रखिए, भाषा विज्ञान में कोई बहुत लंबी चौड़ी भूमिका की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ फैक्ट से भी काम चला सकते हैं और कुछ कंसेप्ट से भी। तो जैसे पहली बात कि भाई ये जो पश्चिमी हिंदी है, यह पश्चिमी हिंदी हिंदी की एक प्रमुख उपभाषा है और इसकी 5 बोलियां रही हैं। क्या क्या? ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणी या हरियाणवी और खड़ी बोली, जिसे हम लोग कौरवी नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कौरवी के नाम से। कुरु जनपद की बोली रही है। दोस्तों, इस पश्चिमी हिंदी का जन्म शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। किससे हुआ? शौरसेनी अपभ्रंश से। हिंदी भाषा बोलियों का समुदाय है। हिंदी की 5 प्रमुख उपभाषाएं चर्चित रही हैं: बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। उपभाषाओं के क्षेत्रीय वर्गीकरण को ही बोली कहते हैं और बोलियों के क्षेत्रीय वर्गीकरण को भी उपबोली कहते हैं। यदि देखा जाए तो ब्रजभाषा की कुछ प्रमुख उपबोलियां भी विकसित हुईं। जैसे आपने नाम सुना होगा कि नैनीताल वगैरह में जो बोली जाए उसे भूक्सा कहते हैं। भूक्सा जनजाति भी है और ये ब्रजभाषा की उपबोली भी है। दोस्तों, राजस्थान वगैरह में आप जाएंगे तो भरतपुर को चारागाह क्षेत्र, उसे ही डांग क्षेत्र या वहाँ जो बोली जाती है उस डांग क्षेत्र में ब्रजभाषा, उसे डांगी कहते हैं। यानी यह भी ब्रजभाषा की एक उपबोली है। ऐसे ही राजस्थान में जो शेखावटी क्षेत्र है या चूरू सीकर झुंझुनू है, वहाँ भी ब्रज का एक रूप चलता है जिसे सिक्करवाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिक्करवाड़ी। उत्तर प्रदेश के एटा मैनपुरी वगैरह में, बरेली बदायूं में कुछ हद तक ब्रजभाषा की एक उपबोली बोली जाती है जिसे अंतर्वेदी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे ही दोस्तों, इसकी और कई उपबोलियां हैं, जैसे जदोवाटी, जैसे तोरावाटी, ये सब, जैसे मिश्रित ब्रजभाषा, ये सब इसकी उपबोलियां हैं। जैसे ग्वालियर में जो ब्रजभाषा बोली जाती है उसे ग्वालियरी कहते हैं। हाँ, ग्वालियर में भी ब्रज का रूप है, ग्वालियरी नाम से। दोस्तों,
अब ये भूमिका कैसे लिखे, मान लीजिए ब्रजभाषा पर भूमिका आपको लिखनी है। प्रश्न आ जाए ब्रजभाषा का परिचय देते हुए उसके विकास तथा उसकी विशेषताओं की रूपरेखा तैयार करें। तो यदि मान लीजिए पहला प्रश्न हो ब्रजभाषा का परिचय और उसका विकास, तो परिचय में देखिए अब आपके पास 6 बातें हो गई कि ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी उपभाषा की प्रमुख बोली है। पश्चिमी हिंदी उपभाषा की 5 बोलियां विकसित हुई, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणी, खड़ी बोली या कौरवी। ब्रजभाषा इन्हीं बोलियों में सबसे चर्चित बोली रही है, जो भक्ति काल और रीति काल की आधार भाषा या साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित हुई। बोली होकर भी इसे भाषा कहा गया, ब्रजभाषा। इसके पीछे कारण यह है कि इसका अखिल भारतीय प्रसार हुआ तथा भक्ति काल में यदि आप देखें कृष्ण काव्य धारा, उससे जुड़े अष्टछाप के कवि, कुछ गैर सांप्रदायिक जो किसी संप्रदाय में दीक्षित नहीं थे जैसे मीरा रस खान, इन सब ने ब्रजभाषा का प्रयोग किया। और रीति काल की बात करें तो रीति काल के चाहे रीतिबद्ध रचनाकार हों, चाहे रीति सिद्ध एकमात्र बिहारी हों, चाहे रीति मुक्त घनानंद आलम बोधा ठाकुर द्विजदेव हों, सब ने ब्रजभाषा का प्रयोग किया। इसका विस्तार कुछ ऐसा था कि भोजपुरी क्षेत्र से लेकर के अवध क्षेत्र तक तुलसी रामचरितमानस लिखते हैं अवधि में, और उसी संत तुलसीदास ने ब्रजभाषा में कवितावली और विनय पत्रिका जैसी रचनाओं को लिखा। तो साहित्यिक प्रसार, बोलीगत प्रसार, इसे देखते हुए इस बोली को भाषा कहा गया, ब्रजभाषा। तो बात समझिए कि ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी उपभाषा की एक प्रमुख बोली रही है। ब्रजभाषा का जन्म शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। इस ब्रजभाषा की कुछ महत्वपूर्ण उपबोलियाँ रही हैं, उपबोलियाँ, जैसे ग्वालियरी, जैसे अंतर्वेदी, जैसे तोरावाटी, जैसे जदोवाटी, जैसे भूक्सा, जैसे और भी कई नाम हैं। अगर आप उन्हें जानना चाहें तो पुस्तक का सहारा ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना काफ़ी है। दोस्तों, इतना लिखने के बाद अब थोड़ा ब्रज के विषय में और कुछ बातें अगर आप बताएं तो और अच्छा होगा अंकों के लिहाज से। ये जो ब्रज है इसके विषय में चर्चा वेदों से ही मिलती है, पुराणों से ही मिलती है। माना गया कि जो ब्रज शब्द है तो उसका शाब्दिक अर्थ गोष्ठ से लिया गया, और गोष्ठ ही आगे चलकर घोष बना। घोष का शाब्दिक अर्थ चारागाह या पशुओं का समूह, ढोर या पशुचारणी की इकाई। तो यदि आप देखें कि जो ब्रजभाषा है वह मथुरा मंडल की बोली रही है, और एक प्रकार से चारागाह क्षेत्र, पशुचारणी क्षेत्र की बोली रही है। यदि आप इर्द गिर्द को देखें, मथुरा के इर्द गिर्द तो कृषि क्षेत्र है, चारागाह क्षेत्र है। वेदों में, पुराणों में ब्रज शब्द की चर्चा इसी चारागाह के रूप में मिली, और आगे चलकर कृष्ण भक्त कवियों ने इस गोष्ठ शब्द का प्रयोग किया। गोष्ठ का अर्थ ही होता है चारागाह या पशुचारण या पशुओं का ढोर समूह। देखें तो सूरदास जी जैसे कवियों ने इसी ब्रज के लिए गोष्ठ या घोष का प्रयोग किया। उनकी कई पंक्तियां हैं, जैसे आयो घोष बड़ो व्यापारी। तो ये जो घोष है इसका मतलब ही है गोष्ठ से, नंद क्षेत्र से, चारागाह क्षेत्र से। इसीलिए गोपियां कहती हम तो नंद घोष की बासिन। और उद्धव जब गोपियों से परास्त हो जाते हैं, ज्ञान का हथियार प्रेम के धार से कुंद हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है ज्ञान प्रेम के आगे,
तो उद्धव परास्त होके कृष्ण के पास आते हैं और कहते हैं अब अति पंगु भयो मन मेरो, गयो कहाँ निर्गुण कही बेको, भयो सगुन को चेरो। और फिर कहते हैं दिन 10 घोष चलहूँ गोपाल, हे कृष्ण जिद छोड़ दीजिए, बेशक 10 दिनों के लिए ही घोष चलिए, नंद क्षेत्र चलिए, गोकुल चलिए। तो समझा जा सकता है कि ब्रज शब्द का अर्थ एक चारागाह संस्कृति, एक पशुचारणिक संस्कृति। इसलिए कहा भी गया कि ब्रज में लिखित साहित्य या कृष्ण काव्य धारा पशुचारणिक संस्कृति को उद्घाटित करने वाली धारा रही है। इसलिए माना गया कि जो भाषा है वह भी पशुचारणिक इकाई की भाषा है। पशुचारण की भाषा या ब्रज क्षेत्र की भाषा, चारागाह क्षेत्र की भाषा, इसी से ब्रज बना, इसी से गोष्ठ, गोष्ठ से घोष। कई भाषाविदों ने, कई आचार्यों ने ब्रज क्षेत्र की चौहद्दी को निर्धारित करते लिखा कि इत बरहद उत सोनहद उत सुरसेन को गाम, ब्रज 84 कोस में मथुरा मंडल धाम। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी। पूरे ब्रज क्षेत्र की जो चौहद्दी आप मान लें कि कहाँ कहाँ ब्रज का विस्तार हुआ, तो इस पर लिखा कवियों ने इत बरहद, गोवर्धन पर्वत की सीमा, इत बरहद उत सोनहद उत सुरसेन को गाम। सुरसेन समझ सकते हैं कंस के पिताजी का नाम। तो इत बरहद उत सोनहद उत सुरसेन को गाम, ब्रज 84 कोस में, ब्रज 84 कोस में मथुरा मंडल धाम। देखिए कितनी बड़ी बात है कि एक तरफ गोवर्धन पर्वत की सीमा, दूसरी तरफ सोन की सीमा और मथुरा का गांव, सुरसेन का गांव। ब्रजभाषा 84 कोस में फैली है, मथुरा मंडल की बोली रही है। दोस्तों, बोली होकर के भी इसका कुछ ऐसा साहित्यिक प्रसार हुआ कि आचार्य भिखारी दास को लिखना पड़ा कि ब्रजभाषा हेत ब्रजवास ही न अनुमानो, कि ब्रजभाषा को सीखने के लिए ब्रजवास की आवश्यकता नहीं है, ब्रज क्षेत्र में जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? ऐसे ऐसे कविन की बानी ही सो जानी है। कहाँ ब्रज को सीखने के लिए आप ब्रज क्षेत्र जाना चाहते हैं? साहित्यकारों और रचनाकारों ने इस बोली को पूरे हिंदुस्तान में अखिल भारतीय भाषा के रूप में प्रसारित किया। इसलिए इसे तो कवियों की बानी से ही सीख लें। वाकई ब्रज कई क्षेत्रों में प्रसारित हुई। मीराबाई देखें तो मारवाड़ की रहने वाली थी, राजस्थान की, लेकिन ब्रज और मारवाड़ी दोनों में लिखती थी। कवि बिहारी लाल MP ग्वालियर के थे, लेकिन जयपुर जाकर के, जयपुर में ढूंढानी बोली जाती है, जयपुर के सवाई राजा जयसिंह के दरबार में ब्रज भाषा में लिखते हैं रचना बिहारी सतसई। बांदा जिला के तुलसीदास, सोचिए, अवधि में रामचरितमानस लिखते हैं और इतनी ख्याति अर्जित करने के बाद भी उसी संत तुलसीदास ने ब्रजभाषा में कई रचनाओं को लिखा। भारतेंदु जी भोजपुरी क्षेत्र के थे, बनारस के, लेकिन ब्रज में कविताएं लिख रहे थे।
अब आप समझ सकते हैं कि जब पूरे हिंदुस्तान में, उत्तर भारत ही नहीं दक्षिण भारत में भी, दक्षिण भारत के भी कई ऐसे रचनाकार थे। भागवतम लिखने वाले देखा जाए तो आंध्र प्रदेश के रचनाकार पोतन्ना, उन्होंने भी ब्रज भाषा में पद लिखे। केरल में देखें तो राजा राम स्वाति तिरुनाल, उन्होंने भी ब्रज में पद रचे। इसका अर्थ है कि यह जो ब्रज है बोली होकर भी लगभग पूरे हिंदुस्तान में पहुंची। क्या एमपी, क्या बिहार, क्या उत्तर प्रदेश, क्या राजस्थान। इसीलिए इसका प्रसार कुछ ऐसा था कि बोली होकर भी इसे भाषा कहा गया। दोस्तों, अवधि की तरह ब्रज भाषा का भी विकास हुआ, प्रसार हुआ, और इसे भी 3 चरणों में आप बांट कर देख सकते हैं। ब्रज भाषा भी 3 चरणों में विकसित हुई। पहले चरण में कह सकते हैं सूरदास से पहले की ब्रज भाषा। दूसरे चरण में कह सकते हैं कि सूरदास के काल की ब्रज भाषा। तीसरे चरण में सूरदास पश्चात की ब्रज भाषा, यानी आप कह सकते हैं कि रीतिकाल और भारतेंदु युग में जो प्रयुक्त हुई ब्रज भाषा उसके विषय में। तो 3 चरण में ब्रज भाषा विकसित हुई। जो पहला चरण है वह सूरदास से पहले की ब्रज भाषा। आप यदि इसकी काल सीमा देखें तो 1000 से 1500 ईस्वी के बीच। जो ब्रजभाषा के विकास का दूसरा चरण रहा है दोस्तों, उस दूसरे चरण को आप यदि जोड़ें तो वह दूसरा चरण सूरदास के काल से जुड़ जाता है, यानी भक्ति काल से जुड़ जाता है अष्टछाप के कवियों से। तो दूसरा चरण सूरदास कालीन ब्रजभाषा। इसे आप 1500 से 1800 ईस्वी के बीच रख सकते हैं। और यदि तीसरे चरण पे आए, तृतीय चरण ब्रजभाषा के विकास का, तो तृतीय चरण में यह ब्रजभाषा सूर पश्चात, यानी रीतिकाल, सूरदास जी भक्ति काल के थे, रीतिकाल और भारतेंदु युग के दौरान विकसित हुई। दोस्तों, सूरदास से पहले यानी 1500 ईस्वी से पहले ब्रजभाषा के विकास का क्या मतलब रहा होगा? कुछ भाषाविदों ने माना कि ब्रजभाषा का जो पहला चरण है वह अपभ्रंश के काल में ही देखने को मिलता है, और इसका प्रमाण उन्होंने दिया कि अपभ्रंश में सिद्धनाथ रचनाकार लिख रहे थे। आदिकालीन साहित्य में सिद्धनाथ रचनाकार। नाथों की बहुत सी पंक्तियां ऐसी हैं जो ब्रजभाषा के आरंभिक रूप का एहसास दिलाती हैं। कैसे? अपभ्रंश तो दोस्तों उकार बहुल भाषा थी, किंतु जो ब्रजभाषा है वो उकार बहुल रही है। नाथ संतों ने बिल्कुल अपने अपभ्रंश के पदों में इस ओकार बहुलता का प्रयोग किया। कैसे? देखिए, स नहीं सो, जैसे खाए भी मरिए अन खाए भी मरिए, तो गोरख कहे पूता संजमी सो तरिए। अगर फिर आप देखें तो ये ओकार बहुलता, थोड़ो खाए सो कल्पे झलपे घणो खाए सो रोगी, ये थोड़ो ये घणो देखा जाए तो ये उकार बहुलता ब्रजभाषा में है। कैसे? आयो घोष बड़ो व्यापारी।
इसका मतलब है कि ब्रज का जो पहला चरण है वो कहीं ना कहीं अपभ्रंश के काल में ही देखने को मिलता है, और 1000 ईस्वी के इर्द गिर्द यह ब्रज भाषा थी। ऐसे 1000 में हिंदी की बोलियां भी विकसित हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं सूरदास के पहले अमीर खुसरो, यानी सूरदास के पहले हम आए तो अमीर खुसरो जैसे रचनाकारों ने भी ब्रज भाषा का प्रयोग किया। एक तो नाथ संतों ने, ऊपर से अमीर खुसरो के जितने भी गीत हैं या उनके श्रृंगारिक मुकरी, कहीं कहीं यदि आप देखें तो पहेलियों में भी ब्रज भाषा का प्रयोग है। कैसे कहते हैं, वह आए तो शादी होए, वाबिन दूजा और न कोई, मीठो लागे वाके बोल। देखिए, मीठा नहीं, मीठो लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। समझिए, मेरा मुँह से श्रृंगार करावत, आगे बैठ के मान बढ़ावत, ये वर्तमान काल की क्रिया का अंत में त आना ब्रज भाषा में भी है। कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात, बिहारी लिखते हैं। तो बिहारी की तरह अमीर खुसरो के पदों में भी आप देखेंगे तो क्रिया के अंत में त, ब्रज की ओकार बहुलता, यानी ब्रज भाषा का आरंभिक रूप, ब्रज भाषा के विकास का पहला चरण जो सूर पूर्व ब्रज भाषा है, कहीं ना कहीं नाथ संतों के द्वारा, अमीर खुसरो आदि के द्वारा पहले चरण का निर्वाह हुआ। दोस्तों, सूरदास कालीन जो ब्रज भाषा है, कहते हैं कि ब्रज भाषा का यह विकास अपनी पराकाष्ठा को लेकर के जुड़ा हुआ है। कैसे? यदि साहित्यिक साक्ष्यों पर विचार किया जाए या कुछ रचनाओं पर विचार किया जाए तो दूसरे चरण की ब्रज भाषा का जुड़ाव भक्ति काल से रहा है। किससे रहा है? ये जो दूसरा चरण है, भक्ति काल, और भक्ति काल में भी कृष्ण काव्य धारा, और कृष्ण काव्य धारा में भी अष्ट छाप के कवि, 8 कवि थे, कुंभनदास, कृष्णदास, सूरदास, परमानंद दास, नंददास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी, चित स्वामी। इन 8 कृष्ण भक्त कवियों ने, अष्ट छाप के इन कवियों ने एक तरफ कृष्ण भक्ति धारा की सरसता को, दूसरी तरफ ब्रजभाषा की मधुरता के साथ मिलाकर एक ऐसा कलेवर तैयार किया कि कृष्ण भक्ति की सहजता और सरसता ब्रजभाषा की मधुरता से मिलकर मानो पूरे अखिल भारतीय क्षेत्र में प्रसारित हुई। अष्ट छाप के कवियों ने इस ब्रजभाषा का साहित्यिक प्रसार किया। कहते हैं कि अष्ट छाप के कवियों में भी सबसे प्रखर सूरदास जी थे। सूरदास जी ने परंपरा से चली आ रही ब्रज नाम की बोली को सबसे पहले साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित किया और फिर इस साहित्य की भाषा को जन जन की बोली के रूप में स्थापित किया। मानो ब्रजभाषा सिर्फ किसी क्षेत्र विशेष की भाषा या बोली न होकर अखिल भारतीय भाषा बन गई। दोस्तों, ये जो अष्ट छाप के कवि थे, ये सभी रुद्र संप्रदाय से या पुष्टि मार्ग से जुड़े थे, वल्लभाचार्य जी से। इसलिए ये सांप्रदायिक संत रचनाकार या सांप्रदायिक भक्त, किसी संप्रदाय में दीक्षित होने के कारण
परंतु मीरा और रसखान जैसे भी कृष्ण भक्त थे, जो किसी संप्रदाय में दीक्षित नहीं थे, फिर भी इन्होंने ब्रजभाषा का और कृष्ण भक्ति धारा दोनों का प्रसार किया। आलोचकों को लिखना पड़ा कि ब्रजभाषा का प्रसार अर्थात कृष्ण भक्ति धारा का प्रसार, और कृष्ण भक्ति का प्रसार अर्थात ब्रजभाषा का प्रसार, ये दोनों एक दूसरे के पर्याय बन गए थे। तो दूसरे चरण में यदि कहा जाए तो ब्रजभाषा भक्ति काल में कृष्ण भक्ति धारा की भाषा बन करके राज कर रही थी साहित्य जगत में और जन सामान्य में लोक बोली के रूप में। तीसरा चरण यदि देखा जाए ब्रजभाषा के विकास का, तो तीसरा चरण ब्रजभाषा के विकास को लेकर के अत्यंत महत्वपूर्ण भी है और एक प्रकार से उदासीन करने वाला भी है। क्यों? क्योंकि ब्रजभाषा तीसरे चरण में रीति काल से जुड़कर एक तरफ श्रृंगारिक होती गई, अलंकारिक होती गई, तो साथ ही दरबार से जुड़कर अभिजात्य चेतना से जुड़कर लोक तत्व से कटती गई। किससे कटती गई दोस्तों? लोक तत्व से कटती गई। जाहिर सी बात है कि यदि ब्रजभाषा का दरबारी प्रयोजन से प्रयोग हो रहा था तो दरबारी रचनाकारों ने भाई साफ कर दिया था, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुब्रीत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मीत, कि भाई चाहे कविता हो, सुंदर स्त्री हो या मित्र हो, ये तीनों चीज़ें आभूषण के बिना, गहने अलंकार के बिना सुशोभित नहीं होती। तो रीतिकाल के कवियों ने ये तय कर दिया था कि उनकी भाषा अलंकारिक होती जा रही थी, चमत्कारी भाषा होती जा रही थी, श्रृंगारिक होती जा रही थी। भाई केशव जैसे कवियों को यह लिखना पड़ा कि भाषा बोले न जानें जेहि कुल के दास, भाषा कवि भो मंदमती तेहि कुल केशवदास। अरे मैं तो उस कुल में पैदा हुआ हूँ जहाँ के दास भी बोली नहीं बोलते, और जो लोग बोली बोलते हैं उन्हें हम मंदमती या जड़मती कहते हैं। इसका अर्थ हमारी भाषा लोक बोली नहीं है, अभिजात्य मूलक भाषा है, अलंकारों से सजी हुई भाषा है, चमत्कार पर आधारित भाषा है, उक्ति वैचित्र की भाषा है, वाग विदग्धता की भाषा है, वाक्पटुता की भाषा है। यह तय है कि रीतिकाल में ब्रजभाषा का प्रयोग तो हो रहा था साहित्य के स्तर पर, किंतु भाषा जन सामान्य से कट करके, लोक तत्व से कट करके पूरी तरह अलंकारिक हो गई थी, यानी सिमट गया था इसका जनाधार। रीतिकाल में ब्रजभाषा कहीं ना कहीं सीमित होने के कगार पर आ गई थी, और इसी का खामियाजा आप भारतेंदु युग में देखें। भारतेंदु युग में साहित्य का उद्देश्य बदला, साहित्य दरबार से कट करके फिर जनता की ओर उन्मुख हुआ। इसलिए भारतेंदु युग में साहित्य राष्ट्रीय जागरण के उद्देश्य से जुड़ा, नवजागरण परक चेतना के प्रसार से जुड़ा, राष्ट्रीय उत्थान सामाजिक चेतना से जुड़ा। मतलब साहित्य तो बेशक दरबार से कटकर समाज के लिए लिखा गया, राष्ट्र के लिए लिखा गया, किंतु दोस्तों भाषाई स्तर पर यहाँ भी एक अंतर विरोध उत्पन्न हुआ। भारतेंदु युग में गद्य और पद्य दोनों विधाएं लिखी जा रही थीं। जाहिर सी बात है गद्य सहज विधा है,
आम जनता को जगाने के लिए, राष्ट्रीय जागरण के लिए, सामाजिक एकता के लिए गद्य जैसी विधा की आवश्यकता पड़ी। तो ऐसे में खड़ी बोली का प्रयोग गद्य के लिए किया गया। किंतु दोस्तों, पद्य या कविता के लिए भारतेंदु जी ने स्वयं इस बात की घोषणा की थी कि ब्रजभाषा में ही कविता की रचना की जाए, क्योंकि यदि कविता खड़ी बोली में लिखी जाएगी तो भोंडी कविता बनेगी। स्वयं भारतेंदु जी ने घोषित किया था। इसलिए आप देखेंगे कि भारतेंदु जी के नाटकों में गद्य के संवाद तो खड़ी बोली में है, किंतु पद्य के संवाद ब्रजभाषा में है। अब भाई, ये जो भाषाई अंतर विरोध था, इसने कहीं ना कहीं ब्रज और खड़ी बोली के बीच तकरार को उत्पन्न किया। और ठीक भारतेंदु युग के पश्चात द्विवेदी युग आया। द्विवेदी युग में गद्य और पद्य दोनों की भाषा के रूप में खड़ी बोली उभर कर आई। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि जिनका ध्यान संपूर्ण भारतवर्ष पर है, उनकी भाषा खड़ी बोली होगी, और जो अपने को सिर्फ ब्रज क्षेत्र का मानते हैं, उनकी भाषा ब्रज भाषा। तो द्विवेदी युग के आते ही ब्रज भाषा का स्थान खड़ी बोली ने लिया। जिस प्रकार अवधि का स्थान ब्रज भाषा ने लिया था, उसी प्रकार ब्रज भाषा का स्थान खड़ी बोली ने लिया। और एकमात्र साहित्य की भाषा के रूप में खड़ी बोली 19वीं शताब्दी में आकर स्थापित हुई, द्विवेदी युग से स्थापित हुई, और धीरे धीरे ब्रज भाषा अवसान की ओर चली गई। हालांकि भाषाविदों ने यह कहा कि कोई भी भाषा अचानक ना तो जन्म लेती है, ना अचानक उसका अवसान होता है, मरती नहीं। ब्रज मरी नहीं, अवधि मरी नहीं, बल्कि इनके शब्द भंडार, एक तो हिंदी बोलियों का समुदाय है, और इनके शब्द भंडार आगे चलकर खड़ी बोली को प्राप्त हुए। इसलिए खड़ी बोली के जो शब्द हैं, उसमें आप देखेंगे कि अवधि के भी शब्द हैं, ब्रज के भी शब्द हैं। अर्थात आज की जो हिंदी है वो इन सभी शब्द भंडारों पर टिकी हुई है। इसलिए हिंदी की शब्द संपदा अत्यंत समृद्ध है। तो दोस्तों, ये प्रश्न होगा ब्रजभाषा का परिचय देते हुए उसके विकास को दर्शाएं। किसका प्रश्न होगा? फिर इसका उत्तर 4 भाग में लिखेंगे। कितने भाग में? ब्रजभाषा का परिचय और उसका विकास। जो पहला भाग होगा उसमें भूमिका लिखिएगा कि किस प्रकार ब्रजभाषा का जन्म हुआ, सौरसेनी अपभ्रंश से, इसकी उपबोलियाँ कैसी रहीं, यह किस उपभाषा से जुड़ी है। दूसरे भाग में दर्शाएं कि ब्रजभाषा भी 3 चरणों में विकसित हुई। इसका पहला चरण सूर से पहले, सूरदास जी से पहले अमीर खुसरो यानी आदिकाल के रचनाकारों के रूप में देखा गया। पहले चरण का विकास नाथ रचनाकारों ने। भाग 3 में भक्ति काल की चर्चा करें और बताएं कि कृष्ण भक्ति धारा के रूप में दूसरा चरण विकसित हुआ और विकास की पराकाष्ठा पर गया। और भाग 4 में दोस्तों दर्शाएं कि किस प्रकार ब्रजभाषा का तीसरा चरण रीतिकाल और भारतेंदु युग से जुड़ा हुआ है, किंतु इस तीसरे चरण में आकर ही ब्रजभाषा का स्थान खड़ी बोली ने ले लिया। यही प्रश्न पूछा जाता है ब्रजभाषा का मध्यकालीन विकास। तो मध्यकाल का क्या अर्थ है भाई? रीतिकाल भक्तिकाल, पूर्व मध्यकाल में भक्तिकाल और उत्तर मध्यकाल में रीतिकाल। तो चाहे प्रश्न किसी भी रूप में पूछे, विकास पूछे, मध्यकालीन विकास पूछे, साहित्यिक विकास पूछे, उत्तर आपका यही होगा। स्पष्ट है कुछ बातें? तो इनको ध्यान से 1-2 बार सुन के लिख लीजिए, उत्तर आपका तैयार हो जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं।